औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 नवंबर 2024 को पंजाब असम्बली के अंदर पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2024 की मंजूरी दी गई और इसके ऊपर मेंबरान मुल्तान टैक्स बार और बड़ी तादाद में जो हमारे चैनल के नाजरीन हैं उनकी तरफ से हमें कहा गया जी कि आप एक प्रोग्राम करें और इस बिल के ऊपर जो टैक्स किसानों पर लगाया गया है इसके जो इकानमी पर असरात होंगे, क्योंकि हमारे मुल्क की मैसियत का 20% हमारा ज़राअत पर मुश्तमिल है। तो क्या इसका बिल का आना और इसकी क्या वजूहात हैं और इसके असरात इकानमी पर क्या होंगे और इस बिल के ज़रिए क्या कितना टैक्स लगा दिया गया है, तो इस सिलसिले में मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इसकी कि बिल क्यों पेश किया गया है। आईएमएफ की तरफ से कंडीशन लगाई गई थी कि मुल्क की मौजूदा हालात में आप ज़राअत जो एक बहुत बड़ा एक टैक्सेशन का सोर्स हो सकता है, इसको टैक्स नेटवर्क में लाया जाए। टैक्स वर्क नेटवर्क में तो 1997 से आया हुआ है और इस पर अच्छा खासा टैक्स भी है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा जो टैक्स है उसको रैशनल करने के लिए उनकी तरफ से कंडीशन लगाई गई थी और डेडलाइन दी गई थी 31 अक्टूबर 2024 की। सिर्फ पंजाब असम्बली है इसने 31 अक्टूबर 2024 को ये पंजाब असम्बली है जिसने 31 अक्टूबर 2024 को एक्ट तो ना बना सके, लेकिन इसकी अप्रूवल उन्होंने लेकर वहाँ आईएमएफ को भेजी कि हमने अपनी असम्बली से अप्रूवल ले ली है और जल्द ही हम इसको एक्ट की शक्ल में भी ले आएंगे। अब ये बिल बन चुका है और बिल के जो खदोखाल है हम उसको देखेंगे। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि प्रोविंशियल असम्बली ऑफ द पंजाब, इसके ऊपर जो कमेटी की गुजारसात हैं ये सब सामने आ रही हैं और इसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इसके साथ क्या हमारी इकानमी पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखते जाएंगे पंजाब के इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले तो मैं एक रिसर्च हुई थी, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स, इन्होंने रिसर्च की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो बिलियंस ऑफ टैक्स मिस हो रहा है और वो टैक्स एग्रीकल्चर टैक्स के नाम से हम हुकूमत नहीं ले पा रही। और ये जो रिसर्च लिखी थी ये हानिद मुख्तार एंड अंजुम नसीम इनकी तरफ से रिसर्च लिखी गई थी और वर्किंग पेपर नंबर 1 से 16 फरवरी 2016 में पब्लिश हुआ। और ये जो हानिद मुख्तार के बारे में हम बात करते जाएं, ये बेसिकली सीनियर इकोनॉमिस्ट है ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड अंजुम नसीम जो हैं इज़ आ सीनियर रिसर्च फेलो एट द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अल्टरनेटिव लाहौर पाकिस्तान। तो बेसिकली इसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ का एक सोर्स को एग्रीकल्चर को इन्होंने रिसर्च करके बताया जी कि पाकिस्तान का एक ऐसा तबका भी मौजूद है जिस पर टैक्स नहीं लग रहा, अगर टैक्स लगे तो बिलियंस का पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश हुई है तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे मौजूदा जो मुल्की हालात हैं उसके मुताबिकत भी रखती हो। क्या हमारा छोटा काश्तकार जो इस मुल्क की इस इन हालात में जो कि जबकि डीएचए और मेरिया और बाकी को कॉलोनियाँ वो दरख्तों को काट कर और कॉलोनियों को शक्ल दे रहे हैं, तो क्या इन हालात में इतने मुश्किल वक्त में डी डैप जो है और खाद है यूरिया जो पेस्टिसाइड के हैं ये इतने महंगे और ब्लैक में मिल रहे हैं, तो क्या उस सूरत में ये एग्रीकल्चर टैक्स लगाना क्या एक छोटे काश्तकार के लिए मुमकिन होगा कि वो सर्वाइव कर सके, इसको हम देखेंगे। और इससे पहले हम थोड़ा सा इसका सोर्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान और इससे पहले इंडो पाक में ये जो टैक्स है इसकी क्या हिस्ट्री है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये प्री मुग़ल जो पीरियड था लैंड रेवेन्यू उस वक्त से लगा हुआ है और ये टैक्स था रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड के ऊपर। और पाकिस्तान ने भी इसी तरह इनहेरिटेड किया और ब्रिटिश कॉलोनियल जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के अंदर नाफिज था। टैक्स की हम बात करेंगे, सबसे पहले जो इनकम टैक्स था वो इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश इंडिया में 1860 में और 5 साल के लिए नाफिज हुआ था। इसके बाद ये दोबारा इंट्रोड्यूस हुआ 1869 में और फिर 3 साल बाद ये दोबारा इनकम टैक्स ख़त्म हो गया। टैक्स वाज री इम्पोज इन 1886। इसमें जो किसान थे उनको जम कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि इनके ऊपर लैंड रेवेन्यू और बाकी जो चेस्ट और लेवी थी वो वैसे ही 1880 से इन पर नाफिजुल अमल थी। फिर इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट 1922 आया जिसको पाकिस्तान 1947 में जब बना तो उसने वैसे ही अडॉप्ट किया और फिर जब 1973 का कानून बनाया गया तो इनकम जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स था इसको फेडरल लेवी से निकाल कर प्रोविंशियल लेवी में डाल दिया गया। उसके बाद 1977 को में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कोशिश की थी कि इसको प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट वाइज एक शक्ल दे दी जाए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को कि जितना जरखेज़ एरिया होगा जिसकी जितनी जरखेज़ ज़मीन होगी वो उतना ही टैक्स देगा।
लेकिन ये 1977 जुलाई को नाफिज अमल तो हुआ, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत जब आई तो उन्होंने जब जनरल ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने वापस टैक्स के एग्जम्पशन को बहाल कर दिया और 25 एकड़ एरीगेटेड लैंड और 50 एकड़ इन अनएरीगेटेड लैंड, तो इसके ऊपर जो उन्होंने कहा जी कि अपना टैक्स का गसवारा भरेंगे लोग और इस पर पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे करेंगे। इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत आई और उन्होंने वापस टैक्स की जो जम्पशन थी वो बहाल कर दी और लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर ही इसको 25 एकड़ एरीगेटेड लैंड और 50 एकड़ अनएरीगेटेड लैंड की को लैंड रेवेन्यू में जम्पशन दे दी और इसके ऊपर वाले लोगों को कहा जी कि आप लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम था उसके अंदर टैक्स देंगे। फिर 1980 में जिया साहब ने ज़कात एंड उसर ऑर्डिनेंस 1980 को एक इस्लामिक मोड में नाफिजुल अमल किया और इसने लैंड रेवेन्यू का जो पहले कानून था रे सिस्टम था उसको उसर के साथ रिप्लेस किया और ये जो था रे ईयर मार्क टैक्स था। ईयर मार्क मीन्स थे एक मुख्तस टैक्स था किसी पर्पज़ के लिए और वो था सोशल प्रोटेक्शन। ये बेसिकली इसका जो टैक्स था 5% जो लगाया गया था एग्रीकल्चर आउटपुट ऑन मुस्लिम लैंड ओनर्स, तो ये उसर था और उसर ये जाता था एक सोशल से प्रोटेक्शन के लिए और ये हुकूमत के ख़जाने में रहा पंजाब असम्बली के पास नहीं आता था। 1984 में सबसे ये जो उसर था उसकी जो कलेक्शन थी 267 मिलियन थी, लेकिन बाद में डिक्लाइन होती गई 134 मिलियन 1999 में और फिर उसके बाद ये 1999 में 100 मिलियन तक आ गई और ये इसी तरह नेग्लिजिबल हद तक ये गिरती गई। और इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को लगाने की 1993 में केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो प्राइम मिनिस्टर मोइनुद्दीन कुरैशी थे उनकी हुकूमत में कोशिश की। फिर उसके बाद 1996 में एक और केयर टेकर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एग्रीकल्चर लैंड टैक्सेस चारों सूबों में इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद सोन आफ्टर द इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबलीज इन 4 प्रोविंसेस अडॉप्टेड एग्रीकल्चर इनकम एंड और लैंड टैक्स बिल्स। और इसी तरह पंजाब असम्बली में 1997 का पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 से नाफिजुल अमल हो गया। ये स्टडी कम से कम 49 सफ़े की है और इसके अंदर कोशिश की गई है कि किसी तरह किसानों पर काश्तकार लैंड लॉर्ड हैं जो एक तबका ऐसा है जिस पर टैक्स नहीं लिया जा रहा उसको टैक्स नेटवर्क में लाया जाए। अगर किसी दोस्त को स्टडी या रिसर्च पेपर चाहिए हो तो मुझे वो ईमेल अपना कमेंट बॉक्स में ईमेल मैसेज कर दें ताकि हम उसको इसका जो लिंक है वो वहाँ पर शेयर कर सकें। इसके बाद एक गाइड बुक भी 2001 में जारी की गई पंजाब हुकूमत की तरफ से और इसने इसकी जो मुख्तलिफ टर्म्स थी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की उनको भी इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें एक मेच्योर्ड ऑर्चर्ड है इसके बारे में लोगों को नहीं समझ आती कि इसका क्या मतलब है और हमसे कई दफ़ा पूछा गया जी कि मेच्योर्ड ऑर्चर्ड ये शेड्यूल नंबर 1 में लिखा हुआ है तो इसका भी हमें ज़रा समझा दें कि ये होता क्या है। बेसिकली ये मेच्योर का मतलब होता है बालिग और बालिग मीन्स के जो आम का बाग होगा अगर वो 7 साल से ज़्यादा है तो वो मेच्योर होगा और अगर बाकी जो बाग हैं अगर वो 5 साल से ज़्यादा होंगे तो वो मेच्योर कहलाएंगे, ऑर्चर्ड बाग को कहते हैं। तो ये गाइड बुक थी और इस गाइड बुक में जो पुराने रेट थे वो लिखे हुए हैं कि 12.5 एकड़ तक कोई टैक्स नहीं है एरिया पर और उससे ऊपर 12.5 से 25 एकड़ तक 100 रुपये पर एकड़ है और फिर उसके बाद 25 से 50 एकड़ पर 300 रुपये पर एकड़ और फिर सीडिंग पर 50 एकड़ से ज़्यादा जिसका एरिया था उसको 350 रुपये पर एकड़ देना होता था। और फिर ये जो मेच्योर्ड ऑर्चर्ड की हमने बात की है ये अगर बारानी इलाके में है तो 500 रुपये पर एकड़ और अगर बारानी इलाके में नहीं है तो फिर 250 पर एकड़। ये गाइड बुक भी किसी को चाहिए हो तो मैं कमेंट्स में इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा तो वहाँ से इसको ले सकते हैं। और इसमें मुकम्मल एक तफसील बताई हुई है और फिर 2001 में एक नया सर्कुलर जारी हुआ था तो उसके अंदर कहा गया था जी कि कौन शख्स अपनी रिटर्न भरेगा और उसमें 50 एकड़ एरीगेटेड लैंड और 100 एकड़ ऑफ अनएरीगेटेड लैंड और अगर दोनों लैंड्स हैं तो उसका जो मिक्स करके उन्होंने इसको कहा था जी कि आप इसका एवरेज ले लें और अगर एवरेज उसके हिसाब से ज़्यादा बनती है तो ये लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न पंजाब एग्रीकल्चर टैक्स की रिटर्न है वो फिल करके जमा कराएंगे। अब हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो अमेंडमेंट बिल आया है इस पर हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले तो एग्रीकल्चर की जो इनकम की डेफिनेशन है उसमें डी क्लास ऐड की गई है और उसमें डी क्लास का मतलब है कि इनकम फ्राम लाइफ स्टॉक की जो डेफिनेशन है वो नीचे दी है और नीचे मीन्स लाइफ स्टॉक एज डिफाइंड इन द पंजाब लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग एक्ट 2014। लेकिन बाद में इसको जो पंजाब असम्बली की तरफ से अप्रूवल हुई है तो इसको तब्दील कर दिया गया और इस एक्ट के जो अल्फाज थे वो लेने के बजाय उन्होंने खुद इसमें इसकी डेफिनेशन डाल दी है
जो लाइफ स्टॉक की डेफिनेशन अब पंजाब असेंबली ने बिल अप्रूव किया है, उसमें जो दी है उसमें उसको तब्दील कर दिया है जो पहले। और लाइफ स्टॉक की जो अब मीन जो होगा वो कैटल, बफलो, सीप, गॉट, कैमल, हॉर्स एंड अदर यूजफुल एनिमल्स केप्ट और रेस्ड फॉर इनकम जनरेशन। अब रेज कहाँ होंगे, जी किस जगह होंगे, इसकी कहीं भी हो सकता है, वो फार्म हाउस भी हो सकता है, वो घर भी हो सकता है, वो किसी भी जगह पर वो रेज करते हैं, वो लाइफ स्टॉक का हिस्सा होगा। लेकिन जो कानून पहले जिसका हवाला दिया गया था उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि लाइफ स्टॉक वो होगा जो कि किसी घर में या फार्म हाउस के अंदर रेज होगा और फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रॉफिट होगा। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन इसमें चेंज हुई है वो हुई है, कंपनी का एक नया कंसेप्ट दिया गया है, मीन्स अ कंपनी एंड इट्स कॉग्नेट एस्पिरेशन एट डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2017, ए फर्म और ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म और बाई अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, ए मोडारबा, ए ट्रस्ट, ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाई अंडर the law of a country outside Pakistan relating to incorporation of companies, a cooperative society, a finance society और any other society। इसमें अहम बात रही है कि जब हम नीचे नीचे जाके देखेंगे कि पर्सन की डेफिनेशन क्या दी गई है। पर्सन मीन्स, ये भी एक नई डेफिनेशन दी है FA में, मीन्स एन इंडिविजुअल और अ कंपनी। इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, लेकिन जो टैक्स का जो प्रैक्टिशनर है उसके जहन में फ़ौरन सवाल आता है कि फर्म कहाँ जाएगी, EOP, पार्टनरशिप। तो वो भी इस सेक्शन के अंदर जब एक पर्सन में देखा जाएगा तो वो कंपनी के डेफिनेशन में आएगा। यहाँ पर बड़े अल्फाज मैंने सादा और क्लियर अल्फाज में लिख दिया गया जी कि फर्म भी इसके अंदर शामिल है। और फिर सोसाइटी के अंदर आखिर में उन्होंने ये भी लिख दिया है जी कि एनी अदर सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटी किसी भी नाम से होगी वो भी कंपनी के डेफिनेशन में शामिल होगी। उसके बाद जो तब्दीली की गई है इसमें टैक्स पेयर की डेफिनेशन ये डाल दी गई है, मीन्स अ पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स के ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों इसमें डेफिनेशन है कि मीन्स ए पर्सन चार्जेबल टैक्स। यहाँ पर आगे कोई भी अगर शख्स है जो जिस पर टैक्स लगता है वो टैक्स पेयर है, और इंक्लूड्स के इसके अलावा भी अगर ये लोग हो सकते हैं जिसको हम टैक्स पेयर कह सकते हैं। और इसमें जो आखिरी बात की है उन्होंने कि और तो सच अदर पर्सन, कोई भी सच अदर पर्सन, मसलन के जिसको कलेक्टर ने कह दिया जी कि आप भी पर्सन है तो वो भी फिर सच अदर पर्सन। ये अब ला की इतनी एम्बिग्यूटी है लैंग्वेज के अंदर कि इसको क्लियर होना चाहिए कि कौन सच अदर पर्सन। तो ये किसी भी शख्स को कलेक्टर जहाँ चाहे सच अदर पर्सन की डेफिनेशन में डाल के उसको भी, चाहे वो इस मीन्स के अंदर शामिल ना होता हो चार्जेबल टैक्स, लेकिन वो उससे गुसवारा मांग के उसकी असेसमेंट कर सकता है। फिर इसके बाद क्लास AA, AC, DA ये ओमिट हो गई हैं। और जो ये क्लास थी ये बेसिकली डेफिनेशन दी गई थी एसएससी की, एसएससी के बाद असेसमेंट ईयर की, और असेसमेंट ईयर के बाद इनकम ईयर की। तो बेसिकली इन सब को ख़त्म करके उन्होंने जो एसएससी है इसको टैक्स पेयर कर दिया है, और जो बाकी हैं असेसमेंट ईयर और इनकम ईयर इसको टैक्स ईयर कर दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें कुछ जो हमारे सीनियर्स वकला जो ब्लॉग करते हैं उन्होंने कहा कि जी कि इसमें लफ्ज़ जो लिखा गया है वो इनकम लिखा गया है, प्रॉफिट नहीं लिखा गया। तो थोड़ा सा ये अकाउंटेंसी बैकग्राउंड का मसला है जो वीडियोस में भी शायद एडवोकेट मेंबर्स की तरफ से बनाई गई हैं। तो प्रॉफिट में और इनकम में कोई फ़र्क नहीं होता, प्रॉफिट भी एक ही चीज़ है और इनकम भी एक ही चीज़ है। इनकम टैक्स के अंदर क्योंकि प्रॉफिट का लफ्ज़ इसलिए लिखा गया है कि जो इनकम होती है वो किसी एक सेक्टर की होती है, और प्रॉफिट होता है वो तमाम सेक्टर्स को, सोर्स ऑफ इनकम को जब हम मिलाते हैं तो वो प्रॉफिट कहलाता है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बेसिक जो है वो जो इनकम है वो जाकर मर्ज होती है प्रॉफिट में, और ये प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। तो वो बेसिकली रिसीट या रेवेन्यू उसको मिक्स कर रहे हैं जी कि जो खर्चा अलाउ नहीं होगा, खर्चा बिल्कुल अलाउ होगा। खर्चा अलाउ करने की आगे एक मुकम्मल सेक्शन दिया गया है कि कौन कौन सा खर्चा अलाउ होगा, बल्कि उसमें दो चीज़ें भी डाल दी हैं। एक तो उन्होंने लाइफ स्टॉक का जो एक कंसेप्ट दिया है उसका खर्चा भी अलाउ कर दिया। ये सेक्शन 4A है, इसमें कंपटीशन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर इसमें बड़ा क्लियर कहा हुआ है जी कि जब एग्रीकल्चर इनकम का बात होगी तो फिर एनी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर फॉर, तो इस लेबर के अंदर भी उन्होंने इजाफा किया। और इसमें कहा कि कोई भी अगर शख्स जो अडल्ट होगा और उस फैमिली का मेंबर होगा, अगर वो भी उसके ऊपर भी कोई खर्चा होता है तो वो भी वो शख्स
जो काश्तकार है, लैंडलॉर्ड है, वो क्लेम कर सकता है। और इसमें फिर आखिर में जाकर एक नई क्लास इंसर्ट करके इसमें लाइफ स्टॉक का खर्चा भी अलाउ कर दिया है, जो एच क्लास है इधर। तो इस तरह ये कहना कि ये इनकम का लफ्ज़ नहीं इसमें लिखा गया है, प्रॉफिट नहीं लिखा गया, जो कि इनकम टैक्स कानून में लिखा गया था, तो बिल्कुल गलत है। और अगर हम 1997 का कानून, जो ओरिजिनल कानून है, अगर उसको उठाते हैं तो 105 बार उसमें इनकम का लफ्ज़ लिखा हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा, इनकम क्यों लिखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो तब्दीली की गई है सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 3 में जो फर्स्ट शेड्यूल था और सेकंड शेड्यूल का, उसके जो रेट दिए गए थे वहाँ से ख़त्म कर दिए गए हैं। अब फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल को का कंसेप्ट ख़त्म करके जो अब जो सब्स्टिट्यूट किए गए लफ्ज़ वो किए गए एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब एज मे बी प्रेस्क्राइब ये कहाँ क्या क्या रेट है, कोई इस पर मुख्तलिफ ओपिनियंस है लोगों की, लेकिन लॉ के अंदर, बिल के अंदर ऐसी कोई बात नहीं कि प्रेस्क्राइब रेट क्या होगा। कोई दोस्त कहता है जी कि सैलरी पर्सन के बराबर जो इनकम टैक्स में रेट है उसके वो होंगे, कोई कहता है जी कि बिज़नेस के जो रेट हैं, इंडिविजुअल बिज़नेस इंडिविजुअल के वो रेट होंगे। लेकिन अभी तक इसके ऊपर इस लॉ के अंदर खामोशी है, और इस पर फिर कमेंट्स देना आ रहा, कितना बर्डन होगा टैक्स पेयर पर, जो किसानदार हमारे काश्तकार हैं। अभी हम केवल वक्त होगा। फिर सुपर टैक्स की डेफिनेशन डाली गई है, और सुपर टैक्स शैल बी लेविड assessed and paid at such rate as may be prescribed। लेकिन जब ये बिल पास किया गया तो उस वक्त इसमें अमेंडमेंट की गई है, और सुपर टैक्स को उन्होंने इनकम टैक्स के कानून के साथ जो डेफिनेशन दी गई है, जो उसमें रेट दिए गए हैं, उसके साथ इसको रिलेट कर दिया है। तो बेसिकली अब इसके साथ हम इनकम टैक्स के साथ इसको रिलेट करेंगे। फिर उसके बाद जो अमेंडमेंट हुई है वो सेक्शन 3B में हुई है। इसमें से सेकंड शेड्यूल का लफ्ज़ निकाल दिया गया है, और वैसे ही जैसे एज मे बी प्रेस्क्राइब जो रेट को गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी उसके मुताबिक इसका टैक्स लगेगा। और फिर अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 4 ऑफ एक्ट 1997 इस पर बात करेंगे। तो सेक्शन 4 जो है वो बेसिकली असेसमेंट का सेक्शन है, और असेसमेंट एंड कलेक्शन के ऊपर जो सेक्शन 3 है इसके अंदर अमेंडमेंट की है कि यहाँ से और ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद ये जो बी था कि किसने घुसवारा जमा कराना है, जो कि 50 एकड़ 100 एकड़ अगर इरिगेटेड लैंड है, तो उसको उन्होंने बी को ओमिट कर दिया है। और फिर जी के बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लाइफ स्टॉक रे हमने पहले डिस्कस कर लिया। और उसके बाद फिर ये जो बात की गई है कि पहले 2 साल के अंदर असेसमेंट होनी थी, जहाँ पर असेसमेंट ईयर का लफ्ज़ लिखा हुआ है वहाँ पर टैक्स ईयर हो गया है कि फ्राम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। तो ये अब इसको 2 साल से 4 साल कर दिया गया है। तो 4 साल के अंदर असेसमेंट हो सकती है, जिसका कि फॉर्म डी है, और कलेक्टर ने डीसी साहब, एसी साहब, जो भी जिनके जिम्मे लगाया गया होगा वो करेंगे। और उसके बाद सेक्शन 8 है, इसमें अमेंडमेंट की गई है। सेक्शन 8 में तो सेक्शन 8 से पहले एक सेक्शन है 4AB, वो न्यू इंसर्ट किया, और वो जो जब ये बिल अमेंड हुआ है उसके ज़रिए उसको अमेंड किया गया, और उसको देख लेते हैं। ये स्पेशल प्रोसीजर है फॉर सर्टन कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स। तो पंजाब हुकूमत ने अपने पास अख्तियार ले लिया है कि वो किसी भी एक स्पेशल प्रोसीजर जारी करना चाहें या कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इस पर जो पेनल्टीज़ हैं वो थोड़ी सी बढ़ाई गई हैं, और बढ़ाने का मकसद ये है कि जो शख्स अगर अपनी ड्यूटी या अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म नहीं करेगा, जो भी काश्तकार होगा, तो उसको पेनल्टी लगाई जाएगी। इससे पहले था कि मे इम्पोज अपॉन सच पर्सन अ पेनल्टी ऑफ ₹25 फॉर ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹100। इसको ख़त्म कर दिया गया है, ₹25 पर डे, और 100 तक उसकी पेनल्टी मैक्सिमम लगनी थी। अब उसको उन्होंने कर दिया है इक्वल टू होगी 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट टैक्स ईयर फॉर ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट, और ₹100,000 फॉर ईच डे डिफ़ॉल्ट। ₹1,000 पर डे डिफ़ॉल्ट पे होगी, प्रोवाइडेड दैट मिनिमम टैक्स पेनल्टी शैल बी। अब ये मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम के ऊपर कोई भी इसमें लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम पेनल्टी होगी, चाहे वो एक दिन का भी डिफ़ॉल्ट हो गया है। तो अगर उसका टैक्स बनता था 12 लाख रुपए से कम था तो उसको 10,000 जुर्माना होगा, 12 लाख से 40 मिलियन तक होगा तो उसको 20,000 जुर्माना होगा, और 40 मिलियन मीन्स के 4 करोड़ से ऊपर होगा तो उसको 50,000 रुपये जुर्माना होगा। और एक कम से कम जुर्माना है पर डे वाला तो होना ही है ₹1,000 फॉर ईच डे। और अगर उससे ज़्यादा अगर 50,000 से पर डे बढ़ गया है तो फिर वो पर डे के हिसाब से काउंटिंग है वो चलती रहेगी।
सेक्शन 10 में तब्दीली की गई है, और पहले सेक्शन 10 के जो हेडिंग थी कि पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स, अब उसको तब्दीली करके डिफ़ॉल्ट सरचार्ज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया गया है। और इसमें सब सेक्शन 1 में जो पेनल्टी का लफ्ज़ था उसको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के साथ बदल दिया गया है, और इसमें 5% पर एनम की जगह उन्होंने 12% ऑफ कैबोर प्लस 3% पर एनम विच एवर इज़ हायर। तो 12% रहा कैबोर, अगर तो कैबोर 9% है तो फिर 12% ऑटोमेटिकली अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर जो कैबोर है वो अगर 13% है तो फिर 13% प्लस 3%। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कानून में लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो रहे कि जितना भी टैक्स बनता होगा उसका 50% से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट से चार्ज नहीं बनेगा। ये वैसी की वैसी प्रोविजन लॉ के अंदर पहले भी मौजूद थी और वैसे ही इंटैक्ट अभी तक है। ये हमने जो बात की थी कि लफ्ज़ एसएससी जो है वो टैक्स पेयर के साथ बदल दिया गया है जहाँ जहाँ कानून में मौजूद है, और इसके अलावा असेसमेंट ईयर और इनकम ईयर का लफ्ज़ जो है वो टैक्स ईयर के साथ बदल दिया गया है। और फिर इसके बाद सेक्शन एक नया 11 इंसर्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि any amendment made in the rules to the extent of rates of agriculture income tax during a financial year under subsection 1 shall be laid in Provincial Assembly of the Punjab at the time of presentation of the annual budget for the next financial year। और फिर जो बेसिक पर्पज़ है वो इस बिल का जो दिया गया है वो यही दिया गया है कि रेशनल जो रेट हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के, इससे पहले जो रेट थे वो एकड़ वाइज रहा। सेकेंड शेड्यूल के मुताबिक इनकम वाइज जो भी रेट थे वो एप्लीकेबल थे, और इसमें जो विच एवर हायर होगा वो एप्लीकेबल था। और अप टू 4 लाख पहले 0% था, 4 लाख से 8 लाख 1,000 था, 8 लाख से 12 लाख तक 2,000 थे, और फिर उसके बाद 12 लाख से 24 लाख तक 5% जमा 12 लाख, और फिर 24 लाख से 48 लाख की अगर इनकम थी तो 60 लाख प्लस 10% ऑफ एक्सीडिंग 24 लाख, और अगर 48 लाख से ज़्यादा थे तो 3 लाख प्लस 15%। लेकिन जब हम इस मौजूदा सिनारों में जब नए रेट आएंगे देखेंगे तो जो उम्मीद है कि वो ये जो रेट है हमारे इनकम फ्राम बिजनेस वाले वो अप्लीकेबल हो जाएंगे। और जब इनकम फ्राम बिजनेस वाले अप्लीकेबल 2024 अब 25 के जो चल रहे हैं, ये 2021 का चार्ट है, तो 25 के मुताबिक रहा, तो उम्मीद है कि FBR के जो रेट हैं उसमें इनकम फ्राम सैलरी में भी वो भी इम्पोज हो सकता है रहा। फिर दूसरी सूरत में इनकम फ्राम बिजनेस वाले जो रेट हैं वो भी इम्पोज हो सकते हैं। और इसी तरह जो कंपनी है, कंपनी के लिए 29% होगा तो वो भी इम्पोज हो सकता है। अब यहाँ पर मेन बात ये आएगी कि क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इसकी कलेक्शन का कोई क्राइटेरिया है, कि ऐसी कोई वर्किंग हो रही है कि ये कैसे कलेक्ट करेंगे। जब सेक्शन 3B आया था 2013 में, उसके बाद इनकम टैक्स की रिटर्नों से डाटा लेकर नोटिस दिए गए थे, और AC साहब जो असिस्टेंट कलेक्टर साहब थे हर ज़िला के, उन्होंने काश्तकारों को उठाना शुरू कर दिया था। और उसको क्या करते थे कि काश्तकारों को उठाया और सुबह को लेके आगे अपने ऑफिस में थानेदार के पास हुक्म था कि उसको ले आएँ, शाम को छोड़ दें। तो काश्तकारों ने तंग आ गया तो फिर अपीलें की MBR के पास। एक तो इसका अपील का अपना मैकेनिज़्म भी नहीं है, जो भी इसका एक जो अपील का मैकेनिज़्म है वो MBR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। तो सबसे पहले तो इसका अगर आप इतने इसको लेवल पे टैक्स लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपील का इसका अपना एक मैकेनिज़्म हो, अपील का राह इसमें मौजूद हो, और जिसको अपील करनी है कैसे करनी है, और इसके अपने एक टाइम फ्रेम हो, थोड़ी सी सहूलतें भी मुहैया करें। और उस वक्त मुझे याद है कि 2016 में मैं एक केस के लिए कबीर वाला गया, तो मैंने इसी हिसाब से कहा कि फार्म डी आपने मुझे टैक्स तो लगा दिया है, एक ऑर्डर कर दिया रिकवरी का, लेकिन मुझे फार्म डी में असेसमेंट तो करके दें। जो उस वक्त सिंगल बेंच का फैसला आया था और ICA का फैसला आया था इधर से हमारे लाहौर हाई कोर्ट के। मैंने कहा इसकी रोशनी में तो आप मुझसे टैक्स नहीं ले सकते जब तक कि मुझे आप इसकी असेसमेंट करके नहीं देंगे। तो AC साहब ने कहा जी कि आप जाएं वासिल बाकी के पास मिलें और जाके नकल अप्लाई करें। मैं गया नकल वासिल बाकी के पास, उन्होंने कहा जी कि ये 10 रुपये का फॉर्म है, जो भी है आप इधर से फिल करें और नकल अप्लाई कर दें। और उसके बाद आज तक नकल नहीं मिली, ना ही कोई असेसमेंट हुई थी। सिर्फ लोगों को, काश्तकारों को खौफजदा करने के लिए, हरास करने के लिए, या उनको जबर के साथ कलेक्शन करने के लिए सुबह को उठा लिया जाता था और शाम को छोड़ दिया जाता था। तो
अब वही सिलसिला लग रहा है कि दोबारा शुरू होगा। आईएमएफ को कलेक्शन दिखाने के लिए काश्तकारों को उठाया जाएगा। बड़े काश्तकारों को तो कोई हाथ नहीं डाल सकता। हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो असम्बलियों में बैठे हैं और वहीं बैठे उनके पास तो जो पटवारी है उसके पास भी ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टियों को जो मुख्तलिफ़ जगह पर मौजूद हैं वो सम अप करके उनसे लैंड वाइज या इनकम वाइज उनसे टैक्स ले सकें। और इसके बाद फिर साकिब निसार साहब ने वो फ़ैसला कर दिया था, ऐसा फ़ैसला कि जिसमें उन्होंने कहा जी कि कलेक्शन जो होती है वो कभी टाइम बार नहीं होती, 2 साल हो चाहे 10 साल हो। जब आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में सेक्शन 3B में डिक्लेयर कर दी है अपनी फिगर्स कि आपको इतना मुनाफा होगा, तो फिर आपने वो टैक्स चाहे 10 साल बाद भी आपसे हुकूमत पंजाब मांगेगी तो आपने देना है। तो उसके बाद से फिर अभी तक वो फ़ैसला आने के बाद भी कलेक्शन नहीं हो रही और लोग भी मोहतात हो गए कि जो कि हमने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में उतना ही अपनी इनकम दिखानी है जो कि हम एफबीआर और प्रोविंशियल जो टैक्स है उन दोनों को पे भी कर सकें। अब जो नया टैक्स लग रहा है, सारे जो नए रेट बढ़ाए जा रहे हैं जिसमें कि फार्म हाउस भी एक अफवाह है कि जी फार्म हाउस भी शामिल हो गए हैं, लेकिन फार्म हाउस इस सेक्शन के अंदर मुझे नज़र नहीं आया, इस पूरे लॉ में कहीं नज़र नहीं आया कि फार्म हाउस का भी जिक्र है। लेकिन कैट जो लाइफ स्टॉक है उसका जिक्र ज़रूर है, लेकिन क्या लाइफ स्टॉक अब पुराना सिस्टम आ जाएगा आज से 200 साल 500 साल पुराना कि एक एक आप जानवरों की तफसील अपने पास रजिस्टर करेंगे और इसी तरह जो खसरा गर्दावी और बाकी चीज़ें हैं और कास्ट का जो इलाका है वो तमाम पटवारियों के ऊपर बोझ आ जाएगा जी कि वो अपने इलाके की तमाम तफसीलात असिस्टेंट कलेक्टर को भेजें और वो असिस्टेंट कलेक्टर फिर रकम जनवरी 2025 से कानून को एप्लीकेबल कर देंगे और फिर जो भी कास्ट होगी उसके बाद इसकी वसूली के लिए जो कानून बन रहा है और फिर बाकी सूबों में भी अभी ये नहीं मालूम कि ये क्या कानून अभी आता है। पंजाब हुकूमत सबसे फास्ट और तेज़ जा रही है। सिंध असम्बली ऐसी है कि जिन्होंने 2018 में सबसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के रेट कम किए थे। पंजाब असम्बली को 1 साल बाद होश आया था, 2019 में जाके इन्होंने सेकंड शेड्यूल में इसको 4 लाख, इससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा रेट थे और उसके मुताबिक तो था कि जी के पहला 80,000 तक एजम्पशन थी और 80,000 से ऊपर 1 लाख तक फिर 5, अगर आपकी 80,000 से ऊपर अगर इनकम होगी तो फिर सीधा रेट था, पहली एजम्पशन ख़त्म हो जाती थी और 5% ऑफ टोटल इनकम का रेट लगना था। फिर 1 लाख से 2 लाख तक 7.5% टैक्स का रेट था और फिर 2 लाख से 3 लाख ते 10% और फिर सीधा 3 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम थी उसका 15% रेट था। लेकिन अभी इसके बाद 2019 में पंजाब असम्बली में और 2018 में सिंध असम्बली ने इन रेट्स को नॉर्मलाइज़ किया था और थोड़ा सा काश्तकारों को कुछ सुकून हुआ था। लेकिन अब लग रहा है कि जी के ये जो अगर पंजाब हुकूमत जो हमेशा एक स्टेप आगे ही होती है और जिसकी मिसाल पिछले दिनों स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर भी और एफिडेविट और बाकी चीज़ों पर और हमारी कोर्ट फीस को इजाफा करना, किसी भी गवर्नमेंट अभी तक बाकी किसी भी सूबे की असम्बली में कानून पास नहीं हुए लेकिन पंजाब हुकूमत ने पास कर दिए हैं। तो इन सभी गुजारिश है कि काश्तकारों का कत्ल ना करें। पहले DHA बहरिया और इस तरह की जगहों पर मुल्तान के अंदर ख़ास तौर पर ये जो स्मोग है और ये जो एनवायरनमेंट का जो इतना नुकसान हो रहा है, काश्तकार मजबूर हो जाएंगे अपने प्रॉपर्टियों बेचने को। बल्कि मुझसे तो एक काश्तकार ने बात की कि अब तो हमारे हालात ऐसे हो जाएंगे कि कोई हमसे प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदेगा। जब हम प्रॉपर्टी कास्ट करेंगे या हम अपनी जगह को कास्ट करेंगे तो इतना टैक्स लग जाएगा, इतना लगान लग जाएगा कि हम कहाँ से अदा करेंगे और जब हम प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे तो किसी ने खरीदनी भी नहीं है। तो ऐसा ना हो कि जो हमारा एक इन्वायरमेंट जिसको मैं पिछले दिनों हम स्मोक के अंदर बड़े मुश्किल हालात में हमने वक्त गुजारा है वो फिर बढ़ता जाए, लोग अपनी प्रॉपर्टियाँ बेचकर सोचें कि जी कि जिन्होंने DHA को प्रॉपर्टियाँ बेची वो अच्छे रह गए हैं और हम नुकसान में चले गए हैं। तो फिर अब कॉलोनियाँ नहीं बनाने के लिए वो खुद ही फिर इसको कॉलोनियाँ काट के बेचने लग जाएं। तो इस कानून को अभी वक्ती तौर पर इसको ग्रेजुअली आप इसको लगाएं। इतने हार्श तरीके से लगाना और फिर उसके बाद जानवरों पर और लाइफ स्टॉक पर भी टैक्स लगाना ले जाती होगी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कुछ अगर कोई कमेंट्स कुछ दोस्तों का सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि ये जो हम पंजाब असम्बली की तरफ से टैक्स लगाया गया है इस पर हमारा एक फ़ीडबैक हुकूमत पंजाब को प्रॉपर तरीके से जा सके और मुल्तान टैक्स बारे एक लेटर लिख कर अपनी गुजारिश वहाँ पेश कर सके। इन अल्फाज के साथ अल्लाह हाफिज़।